हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस टाइम की सबसे ज़्यादा डिमांडिंग मूवी की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, द कश्मीर फाइल्स। इस सच्ची घटना की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जनवरी 1990 का टाइम चल रहा होता है और कश्मीर में एक लड़का जिसका नाम शिवा होता है वो क्रिकेट खेल रहा होता है। साथ ही रेडियो पर कमेंट्री में सचिन तेंदुलकर की क्रिकेट खेलते हुए तारीफ हो रही होती है। साथ में शिवा भी अच्छा क्रिकेट खेल रहा होता है तो एक्साइटमेंट में आ जाता है वो और जोर जोर से सचिन सचिन चिल्लाने लगता है, जिससे वहाँ खड़े कुछ कश्मीरी मुसलमान गुस्सा हो जाते हैं और वो शिवा को मारने लगते हैं। तभी शिवा का दोस्त अब्दुल, जो शिवा का पड़ोसी भी होता है, वो उसे बचाकर वहाँ से भाग निकलता है। अब हमें सच्ची कहानी के एक नए किरदार पुष्कर नाथ पंडित जी को दिखाया जाता है, जिस रोल को हमारे अनुपम खेर जी ने निभाया है। मैं आपको एक नॉलेज के लिए बात बताता हूँ कि अनुपम खेर जी हैं वो रियल में भी एक कश्मीरी पंडित है और वो हमेशा कश्मीरी पंडितों के लिए बात उठाते रहते हैं, कश्मीरी पंडितों की बात उठाते रहते हैं वो। अब मूवी की तरफ मुड़ते हैं। मूवी में अब क्या होता है, पुष्कर नाथ जी हर साल की तरह इस साल भी शिवरात्रि पर शिव का रोल प्ले करने के लिए प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर एक आदमी उन्हें इस बार शिवरात्रि ना मनाने के लिए कहता है और कश्मीर में चल रहे खराब माहौल के बारे में बताता है। लेकिन पुष्कर नाथ जी ये कह के बात टाल देते हैं कि कश्मीर में तो ऐसा ही चलता ही रहता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक आतंकवादी जिसका नाम फारूक मलिक बिट्टा उर्फ बिट्टा कराटे होता है, वो सभी आतंकवादियों को कश्मीर की आज़ादी की रागनी सुना के भड़का रहा होता है। दरअसल बिट्टा इन आतंकवादियों का कमांडर इन चीफ होता है। मैं इस बिट्टा को कमीना बिट्टा बोलूँगा। मन तो मेरा इस बिट्टा को और भी ज़्यादा गंदी गाली देने कर रहा है, लेकिन क्योंकि इस वीडियो को मेल एंड फीमेल्स दोनों ही देखेंगे तो मैं नहीं बोल सकता। अब हमें पुष्कर नाथ जी को दिखाया जाता है जो स्कूटर पर शिवा, जो कि उनका पोता होता है, उसे यहाँ वहाँ ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि शिवा और उसका पड़ोसी दोस्त क्रिकेट खेलते टाइम जो झगड़ा हुआ था उससे तो बच के निकल जाते हैं, लेकिन वो दंगे के कारण घर पर नहीं पहुंच पाते। पुष्कर नाथ जी को शिवा और अब्दुल मिल जाते हैं और वो उन दोनों को अपने स्कूटर पर बिठाकर घर की ओर जाने लगते हैं। तभी एक आर्मी जीप उनके पास आती है और उनकी सेफ्टी के लिए उन्हें अपने साथ होते हुए चलने के लिए कहती है, लेकिन तभी आतंकवादी उस जीप को बम से उड़ा देते हैं और पुष्कर नाथ जी आतंकवादियों से बचते हुए घर जाने लगते हैं। आतंकवादी रलिफ गलिफ छलिफ चिल्ला रहे होते हैं, जिसका मतलब होता है कन्वर्ट, रन और डाई, और ये सब वो कश्मीरी पंडितों के लिए कह रहे होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है घर की तरफ, जिसमें आतंकवादी घुसने के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, क्योंकि कमीना बिट्टा ने घर के एक मेंबर जिसका नाम करण पंडित होता है उसे मुखबिर घोषित किया होता है। दरअसल ये पुष्कर नाथ जी का ही घर होता है और करण पंडित कोई और नहीं बल्कि पुष्कर नाथ जी का ही बेटा होता है। करण पंडित की वाइफ शारदा पंडित अपने पति को अनाज के ड्रम में छुपने के लिए कहती है और करण पंडित ऊपर वाले कमरे में रखे हुए अनाज के ड्रम में स्पेस बनाने के लिए थोड़ा अनाज बाहर गिराकर ड्रम में छुप जाता है। हरामी आतंकवादी पहले तो उस घर में घुस जाते हैं और जब पुष्कर नाथ जी का बेटा वहां नहीं मिलता तो वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी पुष्कर नाथ जी का पड़ोसी, जिसके बेटे अब्दुल को पुष्कर नाथ जी ही बचाकर अपने पोते शिवा के साथ ला रहे थे, वो गद्दार पड़ोसी आतंकवादियों को इशारों में बता देता है कि पुष्कर नाथ जी का बेटा ड्रम में छुपा हुआ है और आतंकवादी शारदा की लाख मिन्नतों के बाद भी उसके हस्बैंड को ड्रम पर बहुत सारी गोलियां चलाकर मार देते हैं। गोलियां चलाने से ड्रम में बने होल्स में से ब्लड बाहर आने लगता है और ब्लड अनाज के साथ मिक्स होने लगता है। इसी दौरान पुष्कर नाथ जी भी शिवा के साथ घर पहुंच जाते हैं और हरामी आतंकवादी बिट्टा उन्हें भी मारने लगता है। पुष्कर नाथ जी बिट्टा से कहते हैं कि तुम मेरे स्टूडेंट रह चुके हो और तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, लेकिन आतंकवादी पुष्कर नाथ जी को बताता है कि वो एरिया कमांडर है। दरअसल बिट्टा कभी पुष्कर नाथ जी का स्टूडेंट हुआ करता था और अब वो टेररिस्ट बन गया होता है। अब हरामी आतंकवादी ब्लड में मिक्स हुए अनाज को शारदा को खाने के लिए कहता है और बदले में बचे हुए सभी फैमिली मेंबर्स की जान बख्श देने के लिए कहता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में स्विच होती है और हमें एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ब्रह्मदत्त जी को दिखाया जाता है, जिसे हमारे प्यारे मिथुन चक्रवर्ती जी ने निभाया है। ब्रह्मदत्त जी पेपर से एक बच्ची को आतंकवादियों द्वारा मारे जाने की खबर की कटिंग को एक फाइल में लगा रहे होते हैं और इस फाइल का नाम कश्मीर किलिंग्स होता है। अब हम देखते हैं कि ब्रह्मदत्त जी अपनी वाइफ और अपने 3 और दोस्तों के साथ घर पर बैठे होते हैं। तभी एंट्री होती है कृष्णा पंडित की, जिसके हाथ में एक अस्थि पात्र होता है।
दरअसल ये लड़का पुष्करनाथ जी का छोटा पोता होता है और अस्थि पात्र में पुष्करनाथ जी की ही अस्थियां होती हैं। दैट मीन्स प्रेजेंट टाइम में पुष्करनाथ जी इस दुनिया में नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है जेएनयू दिल्ली के कैंपस की तरफ, जहां एक प्रोफेसर राधिका मेनन, जिसे मैं डायन कहूँगा आगे, आर्टिकल 370 हट जाने की वजह से स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट के अगेंस्ट भड़काने और कश्मीर को फ्री कराने की बात कर रही होती है। यहाँ हम देखते हैं कि वो डायन राधिका मेनन कृष्णा का भी ब्रेन वॉश कर रही होती है और साथ ही उसे कॉलेज में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में भी खड़ा करना चाहती है। अब कहानी 1989 में स्विच होती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि पुष्करनाथ जी IAS ब्रह्मदत्त, जो कि उनके दोस्त भी हैं, उनसे अपने बेटे के लिए सिक्योरिटी मांगते हैं, क्योंकि उनके बेटे का नाम हरामी आतंकवादियों की हिट लिस्ट में होता है, क्योंकि हरामी आतंकवादी उनके बेटे को मुखबिर समझते थे। अब हम देखते हैं कि ब्रह्मदत्त पुष्कर जी को घर छोड़ने जा रहे होते हैं और पुष्कर गाड़ी रुकवाकर रास्ते से सब्जी लेने लगते हैं। सब्जी वाला चेंज में पुष्कर जी को पाकिस्तानी करेंसी देता है तो पुष्कर जी हैरान हो जाते हैं। ब्रह्मदत्त के पूछने पर सब्जी वाला कहता है कि कश्मीर पाकिस्तान बनने वाला है। ये सुनकर IAS ऑफिसर ब्रह्मदत्त जी उस सब्जी वाले को अरेस्ट करवा देते हैं। आगे हम देखते हैं कि IAS ब्रह्मदत्त जी चीफ मिनिस्टर जी को भी सिनेरियो समझाते हैं और हेल्प मांगने लगते हैं, बट चीफ मिनिस्टर उनकी बात को नहीं समझता और ब्रह्मदत्त जी को सस्पेंड भी कर देता है। तभी हम आगे देखते हैं कि कमीना बेटा वहाँ CM से मिलने आया होता है और ब्रह्मदत्त जी समझ जाते हैं कि CM भी इस सब में शामिल है। अब स्टोरी वापस उसी सीन पर शिफ्ट हो जाती है जब हरामी आतंकवादियों ने पुष्करनाथ जी के बेटे को ड्राम में ही मार दिया था और अब शारदा जी को भी ब्लड में मिक्स हुआ अनाज अपनी फैमिली मेंबर्स की जान बचाने के लिए खाना पड़ता है। ये सीन देखकर तो दोस्तों मेरा खून खोल गया था, क्योंकि जिसने पूरी लाइफ नॉन वेज को सपने में भी नहीं देखा हो, उसे ब्लड लगा हुआ कोई अगर अनाज खिलाए तो आप खुद ही सोचो से कैसा फील होगा। चलो आगे चलते हैं। अब पुष्करनाथ जी अपने एक डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर महेश कुमार जी को कॉल करके अपने बेटे के इलाज के लिए बुलाते हैं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि जहाँ जहाँ गोली लगी है वहाँ कपड़े से बांध दो। तो पुष्करनाथ जी कहते हैं कि कहाँ कहाँ कपड़ा बांधूं, इतनी जगह गोली लगी है कि अगर कपड़ा बांधने लगा सारे कपड़े कम पड़ जाएंगे। यह सुनकर डॉक्टर महेश जी कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन तभी वहाँ एक हरामी आतंकवादी अपने घायल आतंकवादी साथी के साथ आ जाता है और डॉक्टर महेश से अपने साथी को O नेगेटिव ब्लड चढ़ाने के लिए कहता है। डॉक्टर महेश उसे बताते हैं कि फिलहाल O नेगेटिव ब्लड अवेलेबल ही नहीं है। तो ये सुनकर हरामी आतंकवादी एक नर्स को गोली मार देता है। तभी एक लड़का बोल पड़ता है कि उसका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है। तो डॉक्टर महेश उस लड़के का ब्लड उस आतंकवादी को चढ़ा देते हैं, लेकिन हरामी आतंकवादी बाद में उस लड़के को भी मार देता है। अब हम देखते हैं कि पुष्करनाथ जी अपनी फैमिली के साथ एक सेफ हाउस में चले जाते हैं, जहां और भी कश्मीरी पंडित छुपे हुए होते हैं। तभी वहां कमीना बिट्टा आता है और वो सेफ हाउस के ओनर और उसके बेटे को अपने साथ ले जाता है। बिट्टा को ये पता नहीं होता कि यहाँ कश्मीरी पंडित छुपे हुए होते हैं, तो वो सिर्फ ओनर और उसके बेटे को ही वहाँ से लेकर चला जाता है। सेफ हाउस के ओनर और उसके बेटे के जाने के बाद कश्मीरी पंडितों को एक ट्रक में भरकर कहीं किसी सेफ प्लेस के लिए रवाना कर दिया जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि ट्रक में एक बच्ची को बाथरूम लगता है। अब क्योंकि ट्रक को तो रोका नहीं जा सकता, वहाँ पे माहौल खराब होता है ज़्यादा, इसलिए उस बच्ची को बाथरूम करने के लिए कटोरा दिया जाता है। जब लड़की बाथरूम कर रही होती है तभी वो सड़क किनारे खड़े पेड़ों पर सेफ हाउस के ओनर और उसके बेटे की लाश टंगी हुई दिखती है, जिसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है और ट्रक के सभी लोग ये मंजर देखकर सहम जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कश्मीरी पंडित और हमारे पुष्करनाथ जी भी अपनी फैमिली के साथ जम्मू में शरणार्थी कैंप में आ जाते हैं। यहाँ पर खाने पीने के सामान की बहुत कमी होती है, इसलिए पुष्करनाथ जी दिन में सिर्फ एक बार ही खाना खाने लगते हैं ताकि उनकी फैमिली में कोई भूखा ना रहे। वो अपनी जेब से खाने के लिए एक बिस्किट निकालते हैं, लेकिन वो उस बिस्किट को सिर्फ चाट कर ही बाद में खाने के लिए वापस अपनी जेब में रख लेते हैं। इतनी ज़्यादा खाने की कमी होती है, आप आइडिया ला सकते हो वहाँ पे इतनी ज़्यादा कमी थी खाने की। अब हम देखते हैं कि IAS ब्रह्मदत्त होम मिनिस्टर को शरणार्थी कैंप्स पर ले आते हैं और उन्हें यहाँ कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा दिखाते हैं। यहाँ मिनिस्टर का एक आदमी लोगों को अपनी रिक्वेस्ट मिनिस्टर जी को देने के लिए कहते हैं, तो पुष्करनाथ जी अपनी रिक्वेस्ट में कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में पुनः स्थापित करने के लिए कहते हैं। अब हम देखते हैं कि शारदा जी अपने बेटे शिवा को स्कूल लेकर जा रही होती है और वहाँ मौलवी शारदा जी के साथ बदतमीजी करने लगता है और उन्हें अपने साथ निकाह करने के लिए कहता है। अब हम देखते हैं कि टीवी पर जर्नलिस्ट विष्णु राम जी
कमीना बिट्टा का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। यहाँ कमीना बिट्टा कबूल करता है कि उसने 25 मर्डर्स किए हैं, बट मुझे तो लगता है कि उसने 250-300 से भी ज़्यादा किए होंगे। इंटरव्यू में विष्णु राम जी कमीना बिट्टा से पूछते हैं कि अगर उसकी अम्मी का मर्डर करने के लिए ऊपर से ऑर्डर आता तो क्या वो उनका भी मर्डर कर देता। तो इस पर कमीना बिट्टा बड़े ही इनोसेंट तरीके से कहता है कि हाँ कर देता मैं तो। ये सीन देखकर तो मेरा, सही कह रहा हूँ दोस्तों, मेरा मन कर रहा था कि ना रिमोट जो मेरे हाथ में था कि अपनी एलईडी टीवी पर कमीना बिट्टा फेंक के मार दूं, लेकिन अगले सेकंड मुझे मम्मी दिख गई अपनी, और अपनी मम्मी देखते ही मेरा तो हो गया गुस्सा फुस, क्योंकि अगर टीवी पे रिमोट लग जाता तो मेरा जो हाल होता है वो मुझे ही पता है। चलो आगे चलते हैं अब। अच्छा, आपको मैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट अपडेट और देना चाहता हूँ कि जो ये सीन है जिसके अंदर बिट्टा ये कहता है कि मैं अपनी मम्मी को भी मार देता, ये ओरिजिनल इंटरव्यू से एज इट इज लिया गया है। इस ओरिजिनल इंटरव्यू का, ओरिजिनल बिट्टा का जो इंटरव्यू है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको देखना है तो वहां पर आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। अब हमें प्रेजेंट टाइम से कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ दिखाया जाता है कि पुष्कर नाथ जी दिल्ली में एक हॉस्पिटल में अपने पोते कृष्णा के सामने अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं। वो कृष्णा से कहते हैं कि उनके मरने के बाद उनकी अस्थियों को कश्मीर में उनके घर में बिखेर देना, और फिर थोड़ी देर में उनकी मृत्यु जाती है, और ये सीन बड़ा सैड सा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि कृष्णा डायन राधिका मेनन के पास जाता है और बताता है कि उसके दादाजी एक्सपायर हो गए हैं। वो बोलता है कि जिस आर्टिकल 370 को हटवाने के लिए उसके दादाजी मरते दम तक संघर्ष करते रहे, और जब वो आर्टिकल 370 हट चुका है तो उसके दादाजी ये सब देखने के लिए इस दुनिया में नहीं है। कृष्णा राधिका मेनन डायन को बताता है कि वो दादाजी की अस्थियां लेकर कश्मीर जा रहा है। यहाँ डायन राधिका मेनन फिर से कृष्णा का ब्रेन वॉश करती है और उसे एक फ़ोन नंबर देती है, और कृष्णा को कश्मीर में उस नंबर वाले आदमी से मिलने के लिए कहती है। अब आगे जो स्टोरी चलेगी दोस्तों, वो सारी चलेगी बिल्कुल प्रेजेंट टाइम में। कृष्णा पुष्कर नाथ जी के दोस्तों के साथ कश्मीर में उनके टूटे फूटे घर तक पहुंचता है। यहाँ वो सब देखते हैं कि मंदिर में से शिवलिंग को नीचे गिरा दिया गया होता है, और वहाँ आज़ाद कश्मीर का झंडा भी लगा होता है। आईएएस ब्रह्मदत्त शिवलिंग को वापस मंदिर में स्थापित करते हैं और आज़ाद कश्मीर के झंडे को भी हटा देते हैं। अब कृष्णा अपने दादाजी की अस्थियों को अपने दादाजी की इच्छा के अनुसार घर में यहाँ वहाँ फैला देता है। यहाँ आईएएस ब्रह्मदत्त जी कहते हैं कि पुष्कर नाथ देख, तू कश्मीर में अपने घर वापस आ गया है, विच वॉज ए वेरी हार्ट टचिंग मोमेंट फॉर मी, एब्सोल्युटली दोस्तों। अब कृष्णा कश्मीर में ही उस फोन नंबर वाले आदमी से मिलने के लिए जाता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि कमीना बिट्टा ही होता है। वो भी कृष्णा का ब्रेन वॉश करने में कामयाब हो जाता है, और वो कृष्णा को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि कश्मीरी पंडितों को उसने नहीं मारा और ना ही भगाया, वो खुद ही डर के भाग गए थे। यहाँ वो अपना कंपैरिजन महात्मा गांधी से भी करता है। अब ये सीन देखकर एक बार को तो मैंने समझ ही लिया था कि कृष्णा तो बड़ा ही फुद्दू टाइप का बंदा है, जो किसी की बातों में आराम से आ रहा है, बच्चों की तरह, जैसे बच्चे आ जाते हैं किसी की बात में। चलो आगे चलते हैं। कमीना बिट्टा ये झूठ भी बोलता है कृष्णा से कि तुम्हारी माँ और भाई को इंडियन आर्मी ने मारा था, और इस झूठ पर भी कृष्णा बिलीव कर लेता है। जब ये बात कृष्णा आईएएस ब्रह्मदत्त को बताता है कि उसकी मम्मी और उसके भाई को आर्मी ने मारा था, तो ब्रह्मदत्त कृष्णा को कहने लगते हैं कि तुम ब्रेन वॉश्ड हो चुके हो, और वो कृष्णा को कश्मीर किलिंग्स वाली फाइल्स पढ़ने के लिए देते हैं। जब कृष्णा ये फाइल्स पढ़ता है तो उसे कश्मीर जेनोसाइड्स का सारा सच पता चल जाता है, और उसे यह भी पता चल जाता है कि उसकी माँ और उसके भाई को टेररिस्ट्स ने ही मारा था। अब हमें दिखाया जाता है कि कृष्णा वापस जेएनयू में आ गया होता है। यहाँ डायन राधिका मेनन कश्मीर में अपने एक्सपीरियंस पर कृष्णा को स्पीच देने के लिए कहती है, क्योंकि अब कृष्णा को सारा सच पता चल चुका होता है। तो वो ऑडिटोरियम में सबको बताता है कि किस तरह आज़ाद कश्मीर के नाम पर टेररिस्ट्स ने कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम किया, उन्हें वहाँ से भगाया, और साथ ही उसकी माँ और उसके भाई का भी बड़ी ही बेरहमी से मर्डर कर दिया गया। अब यहाँ से दोस्तों, जब मैं कृष्णा को फुद्दू समझता था, वो सब यहाँ से खत्म हो जाता है, क्योंकि वो अब थोड़ा समझदारी वाली बातें करता है आगे। चलो चलते हैं आगे। कृष्णा सबको बताता है कि कैसे उसकी माँ के कपड़े फाड़ कर उसकी माँ को अर्धनग्न करके लकड़ी काटने की मशीन से बीच में से आधा काट दिया जाता है,
और उसके भाई को 23 और लोगों के साथ कमीना बिट्टा पिस्टल से गोली मार देता है। यहाँ हम देखते हैं कि कृष्णा की उम्र बहुत ही छोटी होती है और वो अपने कैंप में ही अंदर रह जाता है, तो वो बच जाता है और पुष्करनाथ जी को बिट्टा ये कह के छोड़ देता है कि इन सब कश्मीरी पंडितों की मौत की कहानी सुनाने के लिए भी तो कोई जिंदा रहना चाहिए, और मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि क्या कश्मीरी पंडितों को जस्टिस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, और साथ में ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना और अपना प्यार लाइक का बटन दबाकर जरूर शो करना। अच्छा फ्रेंड्स, चलते हैं। ओम नमः शिवाय।